जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पाठ 6 ऊतक यानी कि टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने घर बनते हुए तो देखा होगा। घर की दीवारें छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती हैं। सभी दीवारें आपस में मिलकर कमरे का रूप ले लेती हैं और बहुत सारे कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। इसी तरह हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वह सभी छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर बने होते हैं और यह सेल या कोशिकाएं मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र और सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक मकान की सबसे छोटी इकाई या यूनिट एक ईंट होती है, उसी तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट सेल होता है और इस तरह जब एक ही प्रकार के सेल आपस में जुड़ते हैं और एक ही तरह के काम को मिलकर करते हैं तो हम उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और इस तरह हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं में उनमें उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर उन्हें एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बांटा जाता है। अब तक हमने अध्ययन किया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सेल की संख्या के आधार पर उन्हें एक कोशीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बहुकोशीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशीय जीव है। अमीबा में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, चाहे वे पाचन हो, उत्सर्जन हो या श्वसन हो। लेकिन मानव में, पौधों में या बहुकोशीय जीव में यह सभी कार्य अलग अलग अंगों द्वारा किए जाते हैं। बहुकोशीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं जो एक बहुकोशीय जीव में विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि कोशिकाएं बहुकोशीय जीव कैसे बनाती हैं? वे एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई होती हैं? ऊतक क्या है? वे कैसे बनते हैं? आदि। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर यह है कि बहुकोशीय जीवों की कोशिकाएं विकसित होती हैं और शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह शरीर के विशिष्ट कार्य के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और कोशिकाओं के इन समूह या समूहों को ऊतक कहा जाता है। ऊतक कोशिकाओं में समान संरचना होती है और वह समान कार्य करती है। इस तरह ऊतक समूह बनाते हैं और अंगों को बनाने के लिए गठबंधन करते हैं और फिर अंग प्रणाली बनाते हैं जिसे हम जीवन का संगठन कहते हैं या जिसे जीवन का संगठन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जानवरों में मांसपेशियों की कोशिकाएं गति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं और रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं जो भोजन और पानी को एक संयंत्र के दो अलग अलग हिस्सों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के कार्य एवं संरचना में अंतर होता है, इसलिए इनमें पाए जाने वाले ऊतक भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पौधे चलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए उनके ऊतक मुख्य रूप से
ऐसे होते हैं जो उन्हें सहारा और मजबूती प्रदान करते हैं ताकि वे खड़े हो सकें। जानवरों को पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह स्थिर नहीं होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनमें पाए जाने वाले ऊतक ऐसे होते हैं जो उन्हें चलने में मदद करते हैं। पौधों में ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं क्योंकि मृत कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है। जानवरों के मामले में ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं ताकि वे स्थानांतरित हो सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और कई तरह के कार्य कर सकें। पौधों में कुछ हिस्से ही वृद्धि कर सकते हैं या पौधों में कुछ हिस्सों में ही वृद्धि दिखाई देती है। ऐसे क्षेत्रों में मौजूद ऊतक खुद को विभाजित करते हैं और नए ऊतक बनाते हैं, जबकि जानवरों में कोशिकाएं समान रूप से बढ़ती हैं, ना कि केवल शरीर के कुछ क्षेत्रों में। पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों के ऊतकों की संरचना जानवरों की तुलना में बहुत विशिष्ट नहीं होती है। जानवरों में अंग और अंग प्रणालियां अत्यधिक विकसित होती हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि पौधे एवं जीव जंतुओं के कार्य एवं रचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इनमें पाए जाने वाले ऊतक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊतकों को इन्हीं आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। आइए तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में। पौधों के ऊतकों को मोटे तौर पर मेरिस्मेटिक ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। क्या आपने देखा है कि छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे आमतौर पर ऊपर से बढ़ते हैं। एक पौधे के केवल कुछ ही भाग विकसित होते हैं। पौधों में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो विभेदित नहीं होती हैं और पौधों की वृद्धि में मदद करती हैं। एक पौधे में ये कोशिकाएं युवा हो सकती हैं और लगातार विभाजित करने की क्षमता रखती हैं। इन कोशिकाओं का एक विशेष नाम है जिसे विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। विभाज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। पौधों में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो विभेदित नहीं होती हैं और पौधों में वृद्धि में मदद करती हैं और लगातार विभाजित करने की क्षमता रखती हैं, जिन्हें विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम विभाज्योतक ऊतक वह ऊतक होते हैं जो मैच्योर होने के साथ साथ अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विस्तार, खिंचाव और अंतर करने की क्षमता रखते हैं और इस ऊतक की कोशिकाएं आमतौर पर निरंतर विभाजन की शक्ति के साथ युवा और अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर होती हैं। अब इन विभाज्योतक ऊतक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मेरिस्मेटिक कोशिकाएं सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। मेरिस्मेटिक कोशिकाएं आकार में अंडाकार या गोल हो सकती हैं। उनके पास एक बड़ा नाभिक होता है जिसमें कोई दिक्तिकाएं नहीं होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान अनुपस्थित होता है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, कोई स्थान नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं आकार में भी छोटी होती हैं, लेकिन कोशिका में विभाजन की उच्च क्षमता होती है। विभाज्योतक मेरिस्मेटिक ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही होती है और पौधों में वृद्धि के इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक ऊतक को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं जहां वह स्थित होती है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है।
शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, अंतवरिष्ठ विभाज्योतक ऊतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। सबसे पहले शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये टिश्यू या यह ऊतक पौधों के में जड़, तने आदि के सिरे पर स्थित होता है। यह जड़ प्रणाली के विकास के साथ साथ तने की वृद्धि में भी मदद करता है। ये जड़ों और अंकुर की युक्तियों में मौजूद होते हैं और पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा है अंतवरिष्ठ विभाज्योतक ऊतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटरनोड्स या पत्तियों के आधार पर स्थित होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इंटरनोड्स क्या होते हैं? इंटरनोड्स नोड्स के बीच में एक पौधे का अंतविशिष्ट विभाज्योतक ऊतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटरनोड्स या पत्तियों के आधार पर स्थित होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स के बीच एक पौधे के तने का एक हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। यह आमतौर पर मोनोकोटिलिडनस पौधों में देखा जाता है, जैसे कि मक्का, मेज़, गेहूँ, वीट, राइस, चावल एक्सेट्रा। यह ऊतक घास और पाइन्स में भी पाया जाता है। अगला है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पौधे के तने और जड़ के पार्श्व किनारे यानी कि लेटरल साइड्स पर मौजूद होते हैं। यह ऊतक पौधों की मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं। संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम एक पार्श्व मेरिस्मेटिक टिश्यू ऊतक के अच्छे उदाहरण हैं। ये स्टेम के तने के मध्य भाग की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए यह वहीं पर पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे पौधों के तने पत्तियों को पानी कैसे मिलता है जो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है? क्या कोई विशेष तंत्र है जिसके द्वारा ऐसा होता है? यह वास्तव में एक तंत्र नहीं है, लेकिन विशेष कोशिकाओं और ऊतकों का एक समूह है जो इस कार्य को पूरा करने में मदद करता है। आप पहले से ही एक प्रकार के पौधे के ऊतक के बारे में जान चुके हैं, अर्थात मेरिस्मेटिक ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। पौधे में अन्य प्रकार के ऊतक भी होते हैं जिन्हें स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। यह इन ऊतकों में से एक है जो जड़ से तने तक पानी की आवाजाही में मदद करता है। स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। एक पौधे में स्थायी ऊतक वह ऊतक होते हैं जिनमें नॉन डिवाइडिंग कोशिकाएं होती हैं, यानी कि कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है, पौधों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिकाओं को भी संशोधित किया जाता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं मेरिस्मेटिक ऊतक से ली गई हैं, यानी कि जब मेरिस्मेटिक ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी विभाजित होने की शक्ति खो देता है तो वह स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो जो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वह पूरी तरह से विभेदित होती हैं। ये कोशिकाएं बड़ी और एक निश्चित आकार और आकृति की होती हैं। आप कोशिकाओं के बीच में मौजूद अंतर कोशिकाओं को देख सकते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं मौजूद होती हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में होने वाला चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की दर काफ़ी कम होती है। पौधों में स्थायी ऊतक मुख्य रूप से सहायता, संरक्षण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण और पानी, खनिज और पोषक तत्वों के संचालन में भी मदद करते हैं।
स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं। स्थायी ऊतकों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन ऊतकों की संरचना सरल होती है। यह केवल एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले ऊतकों की सभी कोशिकाएं समान होती हैं और उनकी संरचना भी समान होती है, जिसमें समान प्रकार के भाग होते हैं। सरल स्थायी ऊतकों को फिर से 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये अत्यंत सरल प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशीय स्थान होता है। कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी रहती है, यानी कि वैक्यूल्स होते हैं। ये नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कि कैविटीज़ रहती है, जो पैरेन्काइमा के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को वायुतक या एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा ये ज़्यादातर जलीय पौधों में पाए जाते हैं। यह भी पैरेन्काइमा की संरचना के समान है, लेकिन उसमें बड़े बड़े वायु गुहा यानी कि एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं और यही कैविटीज़ जलीय पौधों को पानी में तैरने में मदद करती हैं। अगला जो सरल ऊतक है वो है कॉलनकाइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से यह हमें मोटी दिखाई देती हैं, थिक होती हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे या लीफ पीटियोल्स पर पाया जाता है, लेकिन यह जड़ों में नहीं पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य है पौधों को लचीलापन प्रदान करने के साथ साथ यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो यह भोजन का निर्माण भी करता है। अगला है स्क्लेरेन्काइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं वृत्त, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स, संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पौधों के तने, पत्तियों की शिरा, फलों तथा बीजों के जो आवरण होते हैं यानी कि सीड कवरिंग्स तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा या फाइबर्स उत्पन्न होता है उनमें ये ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के कार्य: ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। पौधों के बाहर परत में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। यह पौधों को दृढ़ता एवं लचीलापन भी प्रदान करते हैं। एपिडर्मिस: कोशिका की जो सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है। एपिडर्मिस पूरे पौधे के शरीर की बाहरी सतह पर मौजूद होता है। यह पूरे पौधे को कवर करता है।
यह एकल कोशिकाओं की एक पतली परत है, लेकिन कम पानी वाले स्थानों में पौधे की एपिडर्मिस अधिक नुकसान से बचने के लिए मोटी हो जाती है। एपिडर्मल ऊतक की कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशीय स्थान के एक सतत परत बनाती हैं। इसकी कोशिकाएं सपाट होती हैं और उनके बीच कोई अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। एपिडर्मल कोशिकाओं की बाहरी दीवारें मोटी होती हैं और भीतरी दीवार पतली होती है। एपिडर्मल कोशिकाओं में अक्सर जड़ों में लंबे बालों जैसी संरचना होती है जो पानी के अवशोषण में मदद करती है। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य पौधों को कवक, पानी के नुकसान और किसी भी चोट से बचाने के लिए होता है, जो पौधों की सतह पर क्यूटिकल कहे जाने वाले मोम जैसे प्रतिरोधक पदार्थ को सुरक्षित रखता है। क्यूटिकल का महत्वपूर्ण कार्य होता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं जल प्रतिरोधी होती हैं और इस प्रकार पानी की अधिक हानि को रोकती हैं। ये एक सुरक्षात्मक ऊतक है जो पौधों के शरीर की रक्षा करता है। ये रंध्र के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान की अनुमति भी देता है। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार के सेल से बने हुए होते हैं। ये भिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं और इन ऊतकों में एक समान कार्य को करती हैं। उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम। यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे कंडक्टिव टिश्यू या चालन ऊतक भी कहते हैं। यह चार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये है जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स तथा जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ये हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के परिवहन में निम्नलिखित अंतर होता है। जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज तत्वों को परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन पदार्थ को घुली अवस्था में पत्तियों से पौधों के दूसरे हिस्से तक परिवहन करता है। जाइलम में पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो कि वृत्त ऊतक हैं। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा या कंपेनियन सेल्स की सहायता से होता है, जो कि जीवित कोशिकाएं हैं। विभिन्न पौधों के ऊतकों का फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार है। पौधों के ऊतकों को मुख्य रूप से मेरिस्टेमिक ऊतक और स्थायी ऊतक में विभाजित किया जाता है। मेरिस्टेमिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो सक्रिय विभाजन में सक्षम होती हैं और आगे इन्हें लेटरल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे स्थायी ऊतक हैं। एक पौधे में स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें नॉन डिवाइडिंग कोशिकाएं होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है। स्थायी ऊतक को सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सरल स्थायी को पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम में विभाजित किया जाता है, जिसे पौधे के संवहनी बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल के रूप में जाना जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान के पौधों में एपिडर्मिस क्यूटिन की मोटी मोम की परत के रूप में क्यों मौजूद होता है?
Why is the epidermis present as a thick waxy coating of cutin in desert plants? मेरिस्टेमेटिक ऊतक द्वारा गठित कोशिकाओं का क्या होता है? What happens to the cell formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? बताइए कि कमल का पौधा पानी की सतह पर क्यों तैरता है? Explain why lotus plant floats on the water surface. जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? Why जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू? धन्यवाद।